Hello students, today we will discuss the probability। तो probability में स्टूडेंट्स देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले हम कुछ जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ probability उसको समझते हैं। तो क्या है बेटा बेसिक टर्म्स? पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट समझ लें कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो बेटा एक्सपेरिमेंट होता है कि कोई भी एक ऑपरेशन जिसका एक रिजल्ट हो, और कैसा रिजल्ट हो, एक वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए। ठीक है ना, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कैसा रिजल्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड, उसके जो ना आउटकम्स आने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको आउटपुट, ये तो पता है कि ये पॉसिबल आउटकम्स इसके हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सा आउटकम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मान लो कि मार्कर ऐसे गिराया, ठीक है ना, तो मार्कर ऐसे गिर गया नीचे, ठीक है ना, फिर मैंने ऐसे ही गिराया, तो मुझे ये नहीं पता है कि ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिर सकता है। ठीक है ना, तो मुझे आउटकम का पता न चले, तो उसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर बार वही आउटकम ना आए। ठीक है ना, जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनमें से हर बार कोई एक सर्टेनिटी ना हो कि हम ये कह सकें कि हर बार यही आएगा, मतलब कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन जो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हमें ये नहीं पता होगा कि वो कौन सा आउटकम हमारे पास आने वाला है, तो उसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आता है बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये होता है एक सेट, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का जो सेट होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि जिसका हमें आउटकम का निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये आउटकम आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई फैक्ट्रियां चलती हैं, फैक्ट्रियां में हमें पता है कि क्या आउटकम, जैसे कोई जैसे मार्कर बनाने की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसको आउटकम हमें पता है, हर बार हमें पता है कि ये जो ना मार्कर ये बनने वाला है, आउटकम जो आने वाला है वो मार्कर है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो हमें यही ना पता चले कि अब की बार क्या आएगा। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस, जैसा कि आपको बताया कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इट्स कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास सैंपल स्पेस। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, और जब कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, तो दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, जब हमने ये जो ना कॉइन को टॉस किया, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जब हमने कॉइन को मतलब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, एच और टी है। तो इसका मैंने एक सेट बनाया एच और टी, और इसको बोलूँगा मैं एस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास एस। इसको कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस के नाम से जाना जाता है। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं और वो इस सेट में आएंगे, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद सैंपल स्पेस के बाद में क्या आता है, इवेंट। देखिए इवेंट क्या होती हैं,
इवेंट क्या होती है कि जो अब सर देखिए, इवेंट से पहले हम देख लेते हैं कि ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इस सैंपल स्पेस के ये जो एलिमेंट है इस सेट के, इनको कहते हैं बेटा हम सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। सैंपल पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं ये टीबी क्या है, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट या फिर सैंपल स्पेस के ये एलिमेंट, ठीक है ना। ये एलिमेंट कह सकते हैं आप, एंट्रीज कह सकते हैं, या फिर सैंपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, सैंपल पॉइंट, ठीक है। अब आता है बेटा इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट। तो देखिए इवेंट क्या होती है, हम जो ना क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि हमने एक डाई को थ्रो किया, और डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे सैंपल पॉइंट हो गए हमारे पास इसके, और इसका जो सेट बना उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, तो बच्चों देखिए इवेंट क्या होती है, इट इज़ द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो इवेंट है, इवेंट होती क्या है, ये जो मैंने मान लीजिए कि डाई को थ्रो किया, अब डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बना, ये एक सेट बना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड, ठीक है ना। अब डाई को रोल किया गया तो ये हमारे पास जितने भी सैंपल पॉइंट कितने हैं, 6 सैंपल पॉइंट आ चुके हैं। तो अब इस सैंपल स्पेस का अगर मैं सबसेट बना दूं बेटा, तो कितने सबसेट बनेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सबसेट बनेंगे हमारे पास 2⁻6, 2 पावर 6, ठीक है ना। इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 पावर 6। अब 2 पावर 6 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 64। तो जितने भी जो सबसेट हैं इसके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो सेट हैं, जो सबसेट जितने भी हमारे पास बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एन इवेंट, ठीक है बेटा। दिस इज अ इवेंट, ठीक है, उसी को हम इवेंट कहते हैं। समझ गए होंगे इवेंट क्या होती है, सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन आउटकम्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक डाई को रोल किया जाता है और एक इवेंट वो मेरे को लानी है जिसमें कि ग्रेटर देन 4 नंबर मिलना चाहिए, तो इवेंट हो गई मेरे पास, जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 6, दिस इज द नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। एक ऐसी इवेंट है जिसमें नंबर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो देखो ये जो सेट है वो इसका सबसेट है, और जब ये इसका सबसेट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो ऐसी कितनी इवेंट हो सकती हैं, किसी सेट जो सैंपल स्पेस के जितने भी हमारे पास सबसेट बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इवेंट हो गया, समझ आ गया होगा आपको। ये होता है एलिमेंट्री इवेंट। अब देखो एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है बेटा, एलिमेंट्री इवेंट होती है कि जो हमारे पास सैंपल पॉइंट हैं, ठीक है ना, जितने भी, जैसे डाई को रोल किया, सैंपल पॉइंट क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द सैंपल पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक ऐसी इवेंट जिसमें सिंगल सैंपल पॉइंट होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक डाई को रोल किया जा रहा है, मेरे को 5 चाहिए, तो बेटा 5 चाहिए तो मेरे पास जो इवेंट होगी मेरे पास क्या होगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, 5, क्योंकि मेरे को 5 ही चाहिए। तो देखो एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही सैंपल, सिंगल सैंपल पॉइंट जो जहाँ भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। तो ये कैसी इवेंट हो गई, ये एलिमेंट्री इवेंट हो गई, ठीक है ना। एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन इट कंटेन्स ओनली 1 सैंपल पॉइंट, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में आपने समझ लिया क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। ये एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें केवल सैंपल पॉइंट 1 हो, सिंगल सैंपल पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट,
ठीक है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट होगी। और क्या होगी, जैसे बी सेट हो गया जिसमें मैंने 2 लिखा कि मेरे को ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी या 2 आने की क्या इवेंट है, तो एक सेट में 2 आ गया। ये फेवरेबल इवेंट मेरे पास जो फेवरेबल नंबर है मेरा 5 है, तो मेरे को 5 चाहिए, तो ये मेरे पास एक इवेंट हो गई। कोई कहता है कि मेरे को 2 चाहिए, तो ये भी एक इवेंट हो गई, ठीक है ना। एक सी हो गया जिसमें किसी ने कहा कि मेरे को 6 चाहिए, तो वो उसकी इवेंट हो गई। तो दीज आर ऑल एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना, क्योंकि इनमें केवल एक सैंपल पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। अब इसके बाद आता है बेटा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होती हैं, कंपाउंड इवेंट होती हैं बेटा जिसमें कि हम क्या करेंगे कि इट कंटेन्स, इट इज अ सेट, या इट इज ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस विच कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स या 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड इवेंट क्या है कि ऐसी इवेंट, ठीक है ना, ऐसा सबसेट, सैंपल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट है जिसमें मैंने ले लिया 5 और 6, दिस इज द इवेंट्स अकरिंग 2 नंबर्स 5 एंड 6। तो देखो 2 सैंपल पॉइंट आ गए मेरे पास, तो ये जो एलिमेंट्री इवेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसमें 2 सैंपल पॉइंट हैं, तो ये क्या हो गई हमारे पास, कंपाउंड इवेंट हो गई, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड इवेंट हो गई। जैसे बी मैंने मान लिया जिसमें है कि 1 3 5 6, दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। सी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4, दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा सैंपल स्पेस का एक ऐसा सबसेट जिसमें क्या आना चाहिए, मोर देन 2 सैंपल पॉइंट होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट, ठीक है बेटा। दिस इज द कंपाउंड इवेंट। अब आता है इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट होती है जैसे कि अभी बताया कि डाई को रोल किया, सैंपल पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब कंपाउंड इक्वली लाइकली इवेंट की बात चल रही है। इक्वली लाइकली इवेंट वो होती है जिसमें कि एवरी आउटकम, जो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर, जैसे ये सैंपल स्पेस है, डाई को रोल किया तो सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 6 हो गए। अब इन 6 सैंपल पॉइंट की जो चांसेस हैं वो आने के चांसेस हैं, ठीक है ना, ये क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, उसको कहते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है बेटा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 नंबर्स हैं, जब डाई को रोल करेंगे तो इनके जो चांसेस हैं वो सबके क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है बेटा। इक्वली लाइकली इवेंट, जैसे मान लीजिए कि हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 6 नंबर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि जिसकी जो इवेंट्स हैं मेरे पास, देखो एलिमेंट्री इवेंट क्या क्या बनेगी, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 एलिमेंट्री इवेंट होगी, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है बेटा। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ भी दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वली लाइकली इवेंट कब नहीं होगी, किस केस में नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई कोबॉइड है, और जब कोबॉइड को हम थ्रो करते हैं तो उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, तो जब हम 6 फेसेस होते हैं तो उसको हम टॉस करेंगे और उस कोबॉइड पर भी हमारे पास 6 नंबर लिखे हुए हैं 1 2 6, तो क्या उन सारे नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर हैं उनके आने के चांसेस हैं, क्या वो सेम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो ऐसे इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहते। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये कोबॉइड है, अब कोबॉइड को जैसे मैं इसको ऐसे थ्रो करूँगा तो ऐसे ज़्यादा गिरेगा ये, ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ऐसे गिरेगा, उससे कम चांस इसके ऐसे होने के होंगे, ठीक है। तो ये नंबर बहुत कम केस में आएगा और ये नंबर इसके ऊपर जो लिखा होगा वो ज़्यादा केस में आएगा, या फिर ये वाला नंबर ज़्यादा केस में आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके के जो नंबर होंगे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो कम आएंगे, तो इनके सारे सरफेस की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है बेटा, तो इसलिए इसका जो इवेंट होगी वो कैसी होगी, इक्वली लाइकली नहीं होंगी इस केस में। तो आप समझ गए होंगे इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होता है कि सारे जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके चांसेस हैं, ठीक है ना, वो आने के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए,
ठीक है बेटा। अब आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है कि हमारे पास जो आउटकम है, ठीक है ना, जो आउटकम है वो क्या होना चाहिए, जिसका हमें पहले से ही पता हो कि यही आना है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं जिसका हमें आउटकम का पता है, पहले से ही पता है कि ये आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी श्योर इवेंट की क्या होती है, 1। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ध्यान रखना, जैसे कि आप जानते ही हो कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 लाई करती है। ठीक है, 0 और 1 दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, और 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, श्योर इवेंट की होती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। श्योर इवेंट वो होती है जिसका हमें पता होता है, आउटकम पता होता है कि अब की बार यही आना है, मतलब वो श्योर है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो उसका आउटकम हमें पता है कि ये आना है, तो उसको क्या कहेंगे, हम श्योर इवेंट कहेंगे। ठीक है बेटा, अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होती हैं, ऐसी इवेंट जिसमें कि कोई मान लीजिए जैसे मेरे पास ये सैंपल स्पेस है, अब सैंपल स्पेस से मैंने इसके सबसेट बना लिए बेटा। तो एक तो बन गया 5, ठीक है ना, 5 बन गया, और एक बन गया मेरे पास 1, एक हो गया 2, ठीक है ना। तो ऐसे करके चलते जाएंगे। फिर क्या होगा कि 1 2 दो एलिमेंट आएंगे, 4 5 ऐसे आते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 3 3 एलिमेंट आएंगे, और एक बार क्या होगा कि सारे के सारे आएंगे, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास कितने सबसेट होंगे, 64 सबसेट होंगे। तो बेटा ये जो सेट है हमारे पास, देखो ये सेट देख रहे हो, ठीक है ना, और एक ये सेट देख रहे हो लास्ट वाला, ठीक है ना। तो एक ये सेट है और एक ये सेट है, देखो 2 सेट हैं, ठीक है। इसको नल सेट के नाम से भी जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये पूरा का पूरा सेट आ गया, जैसे पूरा सेट है ये, ठीक है ना। तो ये जो इवेंट है हमारे पास, ये जो सेट है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस में से कोई भी सैंपल पॉइंट ना आए, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम नल इवेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो इम्पॉसिबल इवेंट लिखा हुआ है, तो ये जो सेट है वो क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी सैंपल पॉइंट इसका नहीं है। ठीक है ना, तो इस देखो 1 आने, देखो मेरे को ये पता है कि मुझे ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये सारी इवेंट हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, इवेंट क्या होती है, इवेंट क्या होती है, इट इज़ द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये सारे सबसेट बना दिए, तो दीज आर ऑल द इवेंट्स। ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 4 5 आ सकता है। तो ऐसे 64 केसेस बन जाएंगे, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, इवेंट हो जाएंगी। तो इसमें इन 64 केसेस में ये वाली इवेंट है और एक ये वाली इवेंट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 to 6 मेरे को नंबर चाहिए, अगर किसी डाई को थ्रो करता हूँ तो मेरे को 1 to 6 कोई भी नंबर एक चाहिए, तो क्या हो जाएगी, वो श्योर इवेंट हो जाएगी, क्योंकि 1 to 6 तो आना ही आना है। तो मेरे को पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 to 6 मेरे को चाहिए, 1 to 6 में से आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और ये जो सेट है हमारे पास, ये बनेगा क्या, ये इम्पॉसिबल इवेंट का केस है, जिसमें कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो सैंपल पॉइंट जिसमें नहीं है, ऐसा सबसेट जिसमें कोई सैंपल पॉइंट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना। अब आता है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट आपने समझ लिया। ठीक है ना, ये सैंपल स्पेस जो ये जो दो सेट है, ठीक है ना, ये जो सेट है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ श्योर इवेंट, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट, ठीक है, 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हुज इंटरसेक्शन इज अ नल सेट। ठीक है बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट
ठीक है ना, जिनका इंटरसेक्शन कैसा होता है, नल सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट है हमारे पास, एक इवेंट है जिसमें मैंने बोला कि मेरे को चाहिए 4 से छोटा नंबर। अब 4 से छोटा नंबर चाहिए तो बेटा 1 2 3 आ सकता है, ठीक है ना। और एक बी इवेंट है और जिसमें मेरे को चाहिए कि 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर कितना हो गया, 4 5 6 हो गया, ठीक है ना। तो ए क्या है, 1 2 3, बी एक सेट है 4 5 6, दोनों जो सेट हैं वो इसके सबसेट हैं सैंपल स्पेस के। तो आप ये देखेंगे ए का इंटरसेक्शन अगर बी से कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, मतलब नल सेट बनेगा, इस दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे केस में ये दोनों इवेंट को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है कि साथ साथ दोनों इवेंट हो जाएंगी, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली ये दोनों इवेंट नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ए ले लिया जिसमें है 1 3, एक बी सेट ले लिया जिसमें है 4 6, ठीक है ना, एक सी सेट ले लिया जिसमें है 2 5, ठीक है ना। तो ये 3 इवेंट्स हैं हमारे पास। 3 इवेंट्स कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं क्योंकि इन तीनों का इंटरसेक्शन मुझे पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 हो गया। तो ये बन गई हमारे पास क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है बेटा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब क्या है, अब जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब नहीं होती हैं, कि अगर उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें लिख लिया, एक नंबर और ले लिया यहाँ पे 1 3 1 4 6, तो देखो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। बी और सी यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि 1 4 6 है और 2 5 इसमें से कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में से चेक करेंगे, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और यहाँ बी और सी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए और सी भी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि ए और सी का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है ना। और बी और सी का भी इंटरसेक्शन 5 है लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगी, ठीक है ना। बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगी, ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, ठीक है बेटा। अब आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या करना होता है बेटा आपको, कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा सबसेट, सैंपल स्पेस के 2 या 2 से ज़्यादा सबसेट ऐसे होने चाहिए जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, ठीक है, जिनका यूनियन क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है बेटा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स यही होती हैं। हाँ तो बेटा ये जो है ना एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, जैसा कि अभी बताया आपको कि 2 और more events associated with the random experiment are called the exhaustive events when its union is the sample space, ठीक है ना। ऐसी 2 इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 इवेंट भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी इवेंट्स जिनका जो यूनियन करने पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस आ जाए, तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए मेरे पास है, ए क्या है 1 2, ठीक है ना, बी क्या है मेरे पास 4 5, सी क्या है मेरे पास, सी क्या है 2 5 6, ठीक है ना, और डी इवेंट क्या है 3 5। तो ये मेरे पास इवेंट्स हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए
कि क्या ए और बी दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए और बी का यूनियन करूंगा मैं तो ये सैंपल स्पेस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ए और बी कैसी हैं? म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जरूर है। जैसा कि आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं जिसमें कि इंटरसेक्शन फाई आता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, ये और ये, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अच्छा, ए और सी की बात करते हैं तो ए और सी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट चेक करते हैं कि क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो देखो 1 2 5 6 आएगा, इसका जो यूनियन करेंगे तो 1 2 5 6 आएगा, लेकिन 3 4 तो इसमें आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये दोनों ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए और सी, और ना ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बेटा ए और सी और डी की, ए सी डी, तो देखो 1 2 3 5 6 आएगा। अगर मैं तीनों का यूनियन करूंगा तो 1 2 3 5 6 आएगा। तो देखिए ये जो है ना एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इन तीनों का मैं यूनियन करना चाहता हूँ तो देखो 1 2 3 फिर भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं चारों का यूनियन करना चाहता हूँ तो चारों का अगर मैं ए का यूनियन बी से, यूनियन सी से, यूनियन डी से, तो देखो क्या आएगा, देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी जो इवेंट्स हैं वो कैसी हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसी इवेंट जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा होगा, जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा होगा, तो उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे मान लीजिए ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6, ठीक है ना, यहीं से सबसेट बनाना है आपको, और बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5। तो देखिए ए का इंटरसेक्शन बी से किया तो क्या बना, 5 बना, और ए का यूनियन बी से किया तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 बना। तो ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फाई इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यूनियन इनका सैंपल स्पेस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी जो दोनों इवेंट हैं वो कैसी हैं, दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गई और एग्जॉस्टिव भी इवेंट हो गई। ठीक है बेटा। तो ये दोनों केसेस हो गए। अब आता है बेटा एल्जेब्रा ऑफ इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका जो ना कंडीशंस कुछ हम बताएंगे आपको, क्या क्या कंडीशन इसकी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स में कुछ सेट के जो नोटेशन है वो जो है ना आपको यहाँ पर याद रखने हैं, उसको एक बार डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में कुछ नोटेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो नॉट ए मीन्स ए जो ना प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नहीं है। ठीक है ना, ए इवेंट जो है ना हमारे पास वो फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, नॉट ए। इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं ए पे बार। ठीक है ना, ए बार या फिर ए पे डैश, एक ही बात है, चाहे तो आप इससे डिनोट कर सकते हो चाहे ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, या फिर ए बार लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए ऐसे डिनोट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट ए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑन इवेंट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ठीक है ना, तो नॉट हैपनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पी ए बार से डिनोट करेंगे, और हैपनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पी ए लिखेंगे उसको। तो ये नॉट ए का केस है। ठीक है ना, नॉट ए का केस ये होता है,
ए और बी का मतलब वन ऑफ ए और बी, ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है बेटा। ए और बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो इसलिए हम ए और बी जब भी और आता है तो उसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो ए आना चाहिए या फिर बी आना चाहिए। तो अगर या तो ए इवेंट होनी चाहिए या फिर बी इवेंट होनी चाहिए तो उसके लिए बीच में और आएगा और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यूनियन से। अच्छा, ए एंड बी, अगर एंड आता है तो इंटरसेक्शन से हम डिनोट करते हैं इसको, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ये है कि ए और बी दोनों होनी है, ठीक है ना, दोनों इवेंट होनी है तो एंड लगाते हैं और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है बेटा कि ए है लेकिन बी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए बट नॉट बी, ठीक है ना, बी नहीं, बी का बी नहीं है लेकिन ए हैपनिंग है, ठीक है, हैपनिंग ऑफ ए बट नॉट हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है ना। बी बट नॉट ए, हैपनिंग ऑफ बी बट नॉट हैपनिंग इवेंट ए, तो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है ना। बी बट नॉट ए, इंटरसेक्शन लगना है, ध्यान रखना है। नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना तो ए होनी है और ना बी होनी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है ना। ये इसके लिए सिंबल है, नाइदर ए नॉर बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है ना, कम से कम एक होनी है, ठीक है ना, कम से कम एक होनी है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है कि कम से कम एक तो होनी है ए बी और सी में से, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसा कि आपने यहाँ देखा, ठीक है ना। ए और बी का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो यूनियन किया। ऐसे ही एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ए बी और सी, इसलिए हमने क्या करना है, यूनियन करना है। इसका मतलब या तो ए होगी या फिर बी होगी या फिर सी होगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से एग्जैक्टली वन होगी। इसका मतलब अगर ए होगी तो फिर बी नहीं होगी, समझ गए ना। अगर ए हुई तो बी नहीं होगी, अगर ए इवेंट होगी तो फिर बी इवेंट नहीं होगी, मतलब एग्जैक्टली वन ही होनी है। इसका मतलब मेरे को दूसरे को नॉट ये नहीं करनी पड़ेगी। अगर ए इवेंट हो गई, ठीक है ना, ए अकर्ड है तो फिर बी नॉट अकर्ड होगी, फिर यूनियन, या फिर ऐसा होगा कि ए नहीं होगी, ए नॉट अकर्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, बी अकर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। ए अकर्ड बट नॉट बी अकर्ड, यूनियन ए नॉट अकर्ड एंड बी अकर्ड, ठीक है बेटा। तो ये केस बन गया एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का। अब ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, अगर तीनों हो रही हैं तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसा कि आपने देखा ए एंड बी दोनों हो रही हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, एंड यूज हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी मतलब इन तीनों इवेंट में से एग्जैक्टली टू होनी है। एग्जैक्टली टू होनी है इसका मतलब ए होनी है, बी होनी है, लेकिन सी नहीं होनी, ठीक है ना, सी नहीं होनी। तो एक तो केस ये बन गया, वो कह रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी मतलब टू इवेंट्स अकर्ड बट थर्ड इज नॉट अकर्ड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ए बी हो गई, अब क्या हो सकता है, सी नहीं हुई, तो यहाँ पर दूसरे केस में बी नहीं होगी, तो ये हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सी ना हो ए बी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी ना हो ए और सी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है यूनियन ए ना हो और बी और सी हो जाए, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारे पास किसका, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी। अब आता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक होगी, ठीक है ना, इन तीनों में से केवल एक ही होगी एक बार में। इसका मतलब अगर ए हो गई तो बी और सी नहीं होगी, ठीक है ना। यूनियन का मतलब या फिर ऐसा होगा, तो कैसा होगा, अगर ए हो गई, यहाँ पर ए हो गई तो यहाँ पर बी हो सकती है, तो इसका मतलब ए नहीं होगी और बी होगी, सी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ए हो गई, यहाँ पर बी हो गई, ए और सी में से नहीं हुई, ठीक है ना। या फिर कैसा होगा,
कि सी हो जाएगी और ए और बी में से कोई नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये केस, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके आगे वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना, तो ये सिंबल आपको ध्यान रखने हैं बेटा। ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक ये आपको समझ नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी में ये सेट का ही खेल है। जो आपने सेट पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, हमने सेट आपने स्टडी किया हुआ है, तो सेट के जो जितने भी कंसेप्ट हैं मोस्टली हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। मान लीजिए कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका सैंपल स्पेस एस है, एंड ई बी द इवेंट। ठीक है ना, तो देखिए सैंपल स्पेस एस है, ई कोई इवेंट है। ठीक है बेटा, ए बी एन इवेंट हो गई। अच्छा, अब देखिए, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो ई इवेंट है वो क्या है, वो सैंपल स्पेस का ही तो कोई ना कोई सबसेट होगा। तो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, तो कहने का मतलब जो ई होगा वो या तो वो ई जो है ना फाई का सबसेट होगा। ठीक है ना, फाई ई का सबसेट होगा, या फिर ई किसका सबसेट होगा, एस का सबसेट होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि फाई या तो फाई तो देखो सबका सबसेट ही होता है। ठीक है ना, फाई इज द सबसेट ऑफ ई और ई इज द सबसेट ऑफ एस। ठीक है ना, जैसे कि आपको बताया था कि एस मेरे पास सैंपल पॉइंट है 1 2 3 4 5, किसी डाई को थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है ना, तो सबसे छोटा क्या होता है फाई, और सबसे बड़ा क्या होता है ये एस। ठीक है ना, इसके सारे सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले फाई आएगा, फिर चलते चलते एक एक बढ़ते बढ़ते एलिमेंट, लास्ट में क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस ही आ जाएगा पूरा। तो अब जो कोई भी इवेंट होगी, कोई भी इवेंट इन दोनों के बीच में ही तो रहेगी, या तो जो मतलब फाई ई का, ई जो है ना, ई फाई जो ना ई का सबसेट होगा और ई एस का सबसेट होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हों, कहीं से भी उठा लो बीच में से। ठीक है ना, बीच में से कोई भी सबसेट ले लो तो वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा और फाई जो है ना ई का सबसेट होगा। तो बेटा देखिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बात करते हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। अब बेटा क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ 0, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। अब मैं ये क्या करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से डिवाइड कर दूँ। ठीक है ना, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है ना, डिवाइड कर दिया एन एस से पूरे इसको इनइक्वलिटी को डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया मेरे पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई आ गई, और लेस देन इक्वल टू ये हो गया 1। तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 लाई करती है। अगर आपका आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर आ रहा है, या ठीक है ना, या फिर 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है, आंसर ये पॉसिबल नहीं है। आंसर हमेशा पॉसिबल है 0 to 1। ठीक है बेटा, तो इसके आगे फिर देखते हैं, चलिए कुछ और भी कंडीशंस हैं उनको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट
एंड ई बार, ठीक है ना, ई बार इज द कॉम्प्लीमेंट is the complement of event E, complement of event E, ठीक है ना, and S be the sample point, sample space, and S be the sample space, ठीक है बेटा। तो देखिए E कोई इवेंट है और E बार उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E, किसी इवेंट ई की ई बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बार इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है ना। पता है आपको कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, किसी इवेंट के ऑकर्ड जितने भी केसेस होंगे उसमें ऑकरिंग के जितने भी केसेस होंगे, ठीक है ना, और उसके नॉन ऑकरिंग के जितने भी केसेस होंगे उन सबका अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाता है, ठीक है बेटा। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने दो कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है बेटा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो अब एक केस मैंने मान लिया कि मेरे को क्या है कि एक ये है कि आइदर हेड आना चाहिए और या फिर टेल आना चाहिए। एक इवेंट है मेरे पास ई, मान लीजिए कि ई एक इवेंट है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि या तो हेड ही आना चाहिए या फिर दोनों टाइम्स टेल आना चाहिए। तो क्या इवेंट होगी मेरे पास, एच एच और टी टी, ठीक है, ये केस बन गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि इवेंट क्या है, ई इवेंट वो है जिसमें वो पूछ रहा है कि या तो हेड अकर आने चाहिए दोनों टाइम, ठीक है ना, दोनों ट्रायल्स पे, या फिर दोनों ट्रायल्स पे टेल आना चाहिए। तो ये इवेंट हो गई ई। तो आप ये बता सकते हो कि ई बार कितना हो गया, ई बार हो गया मेरे पास, जो इसको और इसको छोड़ दो तो ये बच गया मेरे पास, एच टी हो गया और टी एच आ गया, तो ये हो गया ई और ई बार, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए, 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बार कितने हो गए, ये भी 2 हो गए, ठीक है ना। तो आप देखिए नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ ई बार कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, और ये 4 क्या है, नंबर ऑफ एस के एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एस के एलिमेंट हैं क्योंकि नंबर ऑफ एस में कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो वही आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट होंगे ई इवेंट, जो सेट होगा हमारे पास ई का, उसमें जो एलिमेंट होंगे और ई कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे उनका सम कितना होगा हमारे पास, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दूँ मैं इसको, तो एन ई अपॉन एन एस प्लस एन ई बार अपॉन एन एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन एस। तो ये बन जाएगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ठीक है ना, इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट का सम, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 होगी, मतलब 3/4 होगी, ठीक है ना। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 3/7 माइनस कर देंगे, तो 4/7 उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब आगे आता है ऑड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट एन इवेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है बेटा।
तो ये है ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट एन इवेंट। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि कोई भी सैंपल स्पेस मैंने मान लिया लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी an event and e bar is the complement of event e। ठीक है बेटा, तो देखिए odds in favor of an event e, नंबर 1 odds in favor of an event e, ठीक है ना। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बार। तो ये ध्यान रखना है कि ऑड्स इन फेवर में क्या है, फेवर में नंबर ऑफ एलिमेंट ई ऊपर आएगा, ठीक है ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नीचे आएंगे, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑड्स इन फेवर। किसी इवेंट ई के ऑड्स फेवर में क्या हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई नॉट या ई बार, ठीक है ना। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस, ठीक है ना, नॉट फेवर अगे या फिर नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट इन ई नॉट, ठीक है ना, या फिर ई, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है ना, ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट टू ई, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, ठीक है ना, अपॉन नंबर ऑफ केसेस, ठीक है ना, अगेंस्ट इवेंट ई, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट टू इवेंट ई, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये जो है ना, इसको हम ऐसे अब इसमें प्रोबेबिलिटी के केस में जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ई बार हो गया, अब मैं एन एस से डिवाइड कर दूं इसको, तो नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ ई बार अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई। ऐसे ही ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ई कैसे निकालेंगे, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है बेटा, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ई। तो ये बिल्कुल सेम है, क्या करना होगा बेटा, ये सेकंड केस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई नॉट अपॉन नंबर ऑफ ई, ठीक है ना, नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट द इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ई बार अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एस, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो दीज आर द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई। तो बेटा ये ऑड्स हो गए हमारे पास ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ना कुछ कंडीशंस, कुछ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कुछ बेसिक टर्म्स जो आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, इम्पोर्टेंट हैं प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 12th की सबसे जो पहला टॉपिक है 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है और इसको स्टडी करना है। जितने भी टर्म्स, बेसिक टर्म्स आपको बताए हुए हैं, सबको अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।